चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे पहले तो ये है क्या, ये इंस्टीट्यूट है जो जो वो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ या हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया या आईआईएम हो गया, इन सब की एक रैंकिंग तैयार करते हैं। रैंकिंग मीन्स कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, या वहाँ की फैकल्टी कैसी है। तो उसके बेसिस पे ये एक रैंकिंग तैयार करते हैं कि कौन किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है और किसका सबसे ज़्यादा कम है। उस बेसिस पे ये एक रैंकिंग तैयार करते हैं। तो टॉप पर जो आई है इस बार, और ये टॉप पर पिछले 5 सालों से टॉप पर ही आ रहा है, दैट इज आईआईटी मद्रास। तो ये फिफ्थ टाइम, अब भी ये 5वीं बार है कि आईआईटी मद्रास इस रैंकिंग में टॉप पे आया। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास जो है, फुल फॉर्म क्या होती है आईआईटी की? आईआईटी कभी सोचा, कभी पीसीएम था तुम्हारे पास? नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, तो प्रेशर से बच गए। ह्यूमैनिटीज इज बेस्ट। हाँ, तो आईआईटी, अगर तुम मैथ लेते तो सब कहते हैं आईआईटी कर, जेई मेंस दे, जेई एडवांस, जैसे कि जो टॉप की आईआईटी में एडमिशन के लिए क्या देना पड़ता है, ये जूनियर इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एडवांस और जेई मेंस। ठीक है, ये देना पड़ता है। और तुम्हें भी लोग कहते हैं कि कोटा जाओ, कोटा जाने के लिए बोलते। ठीक है, क्योंकि कोटा हब है। कोटा फैक्ट्री देखी है? कोटा फैक्ट्री देखी है? हाँ, जीतू भैया वाली। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो वो सेटलमेंट में ही है, बट जो सेकंड पार्ट है दैट इज हार्श रियलिटी। के एंड में व्हेन दे सेलिब्रेटेड देयर फेयरवेल, एंड में, एंड वो जो एक उसमें लड़की होती है उसकी सुसाइड की खबर आती है। तो दिस इज समवेयर रियलिटी। और रियलिटी इन द सेंस कि देखो, आप वो परस्यू करो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और अगर उसमें तुम लेस भी अर्न करोगे ना, तुम अगर लेस भी अर्न करोगे, देन यू विल बी सेटिस्फाइड कि ठीक है, मैं कम भी कर रहा हूँ बट मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन कहीं तुम ज्यादा भी कमा रहे हो और उसमें तुम चैन की नींद तक नहीं सो पा रहे हो, तो क्या फायदा, है ना? फिर उस पैसे की फिर ये भी रहती है कि चोरी ना हो जाए, मेरे घर पे कोई हमला ना कर दे, डकैती ना डाल दे। तो ये सारी चीजें होती है। तो आईआईटी का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें एंट्रेंस के थ्रू जाया जाता है, दैट इज जेई मेन और जेई एडवांस। ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनके थ्रू उसमें जाते हैं। और द पर्सन हु हैज पीसीएम, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड। तो ये आईआईटी मद्रास टॉप का इंस्टीट्यूशन है। और कहाँ पर है ये? कल मैंने पढ़ाया था, तुम भूल गए। मद्रास, व्हाट इज मद्रास? प्रेजेंट में मद्रास कौन सा स्टेट है? ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे कर देते हैं। देखो, व्हाट इज महाराष्ट्र? महाराष्ट्र इज मराठी स्पीकिंग। ठीक है, मराठी, और मराठी वर्ड इज केम फ्रॉम मराठा। तो जो मराठा साम्राज्य था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्टैब्लिश किया था, मराठी केम फ्रॉम दैट। मद्रास इज समथिंग एल्स। मद्रास बेसिकली जो तमिलनाडु है प्रेजेंट में हमारा, और जो चेन्नई है, चेन्नई यूज टू बी मद्रास। अंग्रेजों के टाइम पे उसका नाम था मेड्रॉस। वो मेड्रॉस बोलते थे और मेड्रॉस करते करते वो मद्रास हो गया। और अब वो जो आईआईटी, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम पे ही स्टैब्लिश की हुई है। सबसे पहले कौन सी थी आईआईटी, कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? आईआईटी रुड़की। सुना है रुड़की की तरफ? रुड़की ये है उत्तराखंड में, मतलब हमारे मुजफ्फरनगर के बाद रुड़की आता है। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की। अच्छा, आईआईटी एस्टैब्लिश करने का सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स का क्या रीजन था, क्यों दे वांटेड टू एस्टैब्लिश आईआईटी? क्योंकि हमारा भला तो वो करना चाहते थे नहीं, वो अपना करना चाहते थे। देखो, उस समय क्या था, अराउंड जब आईआईटी रुड़की एस्टैब्लिश उन्होंने किया, उनको नीड होती थी फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, फॉर एनी बिजनेस, उन्हें नीड होती थी फॉर इंजीनियर्स। उनको स्किल्ड लोगों की जरूरत होती थी।
अब उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक था कि वो यूरोपियंस यहाँ पर बुलाएं, तो वो यहीं पर एक ट्रेनिंग सेंटर ये कह लो या फिर एक एजुकेशनल सेंटर कह लो, यहीं पर इस्टेब्लिश कर दिया आईआईटी रुड़की। यहाँ पे वो ऑफिशियल्स को ट्रेन करते थे इन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, और फिर यहीं पर उनको एम्प्लॉय करते थे। बट दैट ऑल्सो दैट टाइम जो नॉर्मल पीपल थे इंडियन, दे कांट अफोर्ड टू स्टडी एट आईआईटी रुड़की। वो वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे पढ़ने के लिए। कौन पढ़ता था यहाँ पर? जो बड़े बड़े हाँ महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो पढ़ पाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास, और मद्रास का अब जो नाम है दैट इज चेन्नई, लेकिन बेटा जो पुराने नाम है वो भी चल रहे हैं, जैसे कि आईआईटी मद्रास अभी चेंज नहीं हुआ, चेन्नई बदल गया, तमिलनाडु बदल गया, बट चेंज नहीं हुआ। और एक और नाम था, हाँ, वहां के हाई कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं हुई है। जैसे अगर तुम देखो तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन इलाहाबाद बैंक तो चेंज नहीं हुआ वो इलाहाबाद तो बैंक का भी बैंक इलाहाबाद ही है। तो ये है, तो ये याद रखना। सबसे टॉप पे कौन था? आईआईटी मद्रास। और 10th पोजीशन किसकी आई है? जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो, उसका आया है 10th पोजीशन पे जेएनयू का। और अब से कुछ साल पहले आई थिंक जेएनयू वाज ऑन द टॉप। जेएनयू भी टॉप की यूनिवर्सिटी है। और जेएनयू में इफ यू वांट, तुम्हारे लिए फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस में अगर तुम्हें मास्टर्स करना है तो जेएनयू का एक एंट्रेंस होता है। अब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो देना जरूर। जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतनी अच्छी चीज है। बस पॉलिटिक्स से दूर रहना वहाँ की, है ना। गांधी और उसमें मत जाना, ये बीजेपी में, बस इन लोगों से दूर रहना, पढ़ना बस, है ना। तो ओपेक, OPEC, ओपेक क्या है? तो क्या है ओपेक? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये अभी ओपेक की जो जितनी कंट्रीज हैं इनका एक उसमें कंबाइन एक वो आया है स्टेटमेंट कि दे वांटेड टू रिड्यूस देयर ऑयल आउटपुट। अपना जो ऑयल आउटपुट है वो रिड्यूस करना चाहती है, या ये कंट्रीज रिड्यूस करने के लिए बोल रही है। रिड्यूस मीन्स क्या? कम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पेट्रोल तो खत्म हो रहा, बस प्रॉब्लम अलग अलग है। देखो एक्सपोर्ट, इसमें जो ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ये रिड्यूस करने के लिए कह रही हैं ड्यू टू जो पॉलिटिकल उनके डिसीजंस होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। बट हमारे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? पेट्रोल के दाम ऑलरेडी पीक पर है, ठीक है, ड्यू टू, जिसका कारण ये लोग बताते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए क्योंकि सप्लाई वहां से इंटरप्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से हम सबसे ज्यादा किससे लेते हैं? एक तो ये अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई, ये हमारा सबसे अच्छा पार्टनर है। कुवैत, बाकी का तो मुझे पता नहीं कि ज्यादा ज्यादा लोगों से, मतलब बाकी का भी है बट उतना नहीं है। और वेनेजुएला, बट अगर हम वेनेजुएला को भी कंसीडर ना करें तो ये हमारे 3 टॉप के हैं, सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान। अगर इन्होंने कम कर दिया तो हमारे जो सप्लाई चेन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब जब इफेक्ट तुम देखा करो ना तो सिर्फ इस पे मत देखा करो कि हम गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे पेट्रोल नहीं होगा। तो देखो अगर पेट्रोल नहीं होगा तो ट्रेन्स या फिर जो भी, पेट्रोल से एक चीज नहीं बनती है ना, पेट्रोल से बहुत सारी चीजें बनती है। तो वो जितनी भी मार्केट में चीजें हैं उन वो सब महंगी हो जाएंगी और फिर उसका सप्लाई चेन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। जैसे कि अगर किसान है, अब पेट्रोल के दाम ही बढ़ गए, उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह अपनी सब्जी या कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है, ले जानी लानी है, तो उसके लिए भी वो भी महंगा होगा। अब जैसे महंगा होगा तो हमारे घर की जो बास्केट है, बास्केट मीन जो फूड वॉश बास्केट सबके घर का होता है, फूड बास्केट इट मीन्स कि हमारे घर के खाने की चीजें या पहनने की चीजें, वो सब ऑटोमेटिकली उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ एक चीज नहीं है ऑयल, ऑयल सभी चीजों पे असर होगा इसका। तो इन्होंने अभी कहा है। तो ये 13 कंट्री है और इसमें ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, ये लोग 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे कि इसमें से ओपेक में कितनी कौन सी कंट्री नहीं है। तो ऐसे दे देंगे, सऊदी अरेबिया दे दिया, एक कुवैत दे दिया, एक अंगोला दे दिया और इसके साथ साथ दे दिया क्या? रूस। तो
तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पता है क्यों? अगर 4 ऑप्शन में रूस भी दे दिया, ठीक है, कि नहीं है, तो तुम इसमें ये सोचोगे कि यार रूस में जो है ऑयल, रूस में तो है, तो ओपेक में है या नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, क्योंकि रूस में भी तो ऑयल एक्सपोर्ट करता है रूस हमें। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर रूस आता है तो फिर रूस पे लगाना, क्योंकि इसमें तो नहीं है ना वो, है ना। इन 13 कंट्री में रूस नहीं है, तो अगर फॉर इंस्टेंस रूस का एग्जांपल आता है कि कौन ओपेक में नहीं है, तो तुम रूस पे लगाना, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको ऐसे G20 का एग्जांपल बताती हूँ। यूपीएससी 2020 में, यूपीएससी 2020 में आया था कि इनमें से कौन सी कंट्री G20 में नहीं है। और ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन था कि यू हैव टू मग अप जो भी ऑल G20 कंट्रीज है, तुम्हें वो रट्टा मार के जाना पड़ता कि G20 में कितनी कंट्रीज है, और जो उन्होंने लिस्ट दी उसमें कौन सी नहीं है, एक आध तो भूल ही जाते हम। तो फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि हमें क्लैरिटी यहाँ नहीं है कि ये 13 की 13 हमें याद रखनी है, ठीक है, तो फिर हम सही कर पाएंगे वो क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब तुमसे एससीओ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो कंट्रीज हैं उसमें ऐसे कोई भी कंट्री निकाल के पूछ लेंगे इसमें कौन सी नहीं है या इसमें कौन सी है, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे देंगे जैसे कि हम शक्ल वाले, ये भी सही लगेगा वो भी सही लगेगा, ठीक है। तो ये है। अब यह है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अरेस्ट, गिरफ्तारी करते समय वैध सबूत होना या वैध एक तर्क होना, रीजन होना जरूरी है कि व्हाई आर यू अरेस्टिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो ये केस था अरनेश वनाम या वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 का केस था, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सेक्शन 41A के तहत नोटिस देना जरूरी है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये क्यों चर्चा में है अब अरेस्ट वाला, WFI के जो चेयरपर्सन है ब्रिजभूषण, उसके अरेस्ट की बात चल रही थी, ठीक है। अब अरेस्ट में प्रॉब्लम ये आ रही है बिकॉज ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, है ना, वो एक पर्सन इन्फ्लुएंशियल है, ही इज MP राइट नाउ। तो उसके अरेस्ट में प्रॉब्लम है कि उसको आप अरेस्ट अभी नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा था कि अगर वो कॉग्निजेबल, दो तरह के ऑफेंस होते हैं बेटा, ऑफेंस याद रखना, ऑफेंस मतलब ऑफेंस क्या हिंदी में क्या कहते हैं, अपराध, ठीक है। दो तरह के अपराध होते हैं, एक तो होता है नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और एक होता है कॉग्निजेबल। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, ये अपराधों के बीच में क्या क्या वो है डिफरेंस? देखो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनके लिए 3 साल या उससे कम की सजा रहती है, ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें 3 साल से अबव की होती है। अबव मीन्स 7 और 10 ईयर्स, ठीक है, ये कॉग्निजेबल है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी ने कमिट किया है, कॉग्निजेबल में फॉर इंस्टेंस वी टेक एज अ रेप, किसी ने किया है, तो तुम्हें उसे ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि DNA रिपोर्ट के तेरे को हमें अरेस्ट करने है, तुमने रेप कमिट किया, उसे आप ऐसे ही अरेस्ट कर सकते हैं, उसे आपको रिपोर्ट या कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो आप बिना किसी उसके भी उसे कर सकते हैं अरेस्ट, बिना वारंट के भी कर सकते हैं कॉग्निजेबल में, ठीक है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल जैसे चोरी, ये सब हो गया, तो इसमें ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर पर्टिकुलर उस पर्सन ने की है ना, तो शक की बिना पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। शक की बिना पे सिर्फ पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, पर अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इन रेप केस अगर तुम WFI के चेयरपर्सन की बात करते हो, तो कैसा ऑफेंस रहेगा? कॉग्निजेबल, तब भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। तो दिस इज कि समथिंग रॉन्ग विद दिस पॉलिटिक्स। अगर किसी पे इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो हमें रिपोर्ट कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है कि ये रहा तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड और हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। एलिगेशन ऐसे हैं, पोक्सो, तुमने पोक्सो सुना है? मैंने पहले भी पढ़ाया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो ये पोक्सो है, पोक्सो,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगर किसी का भी इसके एक्ट के थ्रू केस दर्ज होता है तो वो भी कॉग्निजेबल में आएगा और उसको भी आप बिना किसी वारंट या बिना किसी उसके तर्क दिए अरेस्ट कर सकते हैं। अब जो WFI पे जो चार्जेस हैं वो पॉक्सो के अंदर भी आते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे एक माइनर भी है। ठीक है, माइनर कौन होते हैं? 18 साल से कम के बच्चे, उन्हें हम माइनर कहते हैं। तो जो माइनर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स ने भी कहा है, प्रोटेस्ट में वो भी है, तो तब भी चीजें नहीं हो रही हैं। तो इस चीज का एज अ होल पूरी कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों तुम्हें कारण बता सकते हो क्यों नहीं हो रहा? यस, वही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी भैंस उसकी लाठी, तो ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, यही है, क्योंकि ये MP है और रूलिंग गवर्नमेंट है। रूलिंग गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए था कि आपकी खुद की इमेज खराब हो रही है, इस चक्कर में आप उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर देते। बट ठीक है, ये लोग कुछ और करवा के मानेंगे। तो अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2014 ये केस, इस केस में उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। बट ये चीजें बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, मतलब पुलिस तो फॉलो करती नहीं है, इसलिए पुलिस को सबसे ज्यादा लॉ पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं तुम लोगों को लॉ पढ़ा रही हूँ ताकि तुम कल को पुलिस ऑफिसर बनो तो किसी को ऐसे ही मत उठाना, ओए चोरी की है तुमने, इधर आ जा, चल तुझे लेके चल रहे थाने। ऐसे नहीं, वो अगर रीजनेबल है तभी आप उसे लेके जाओगे, अनरीजनेबल है तो मत करो ऐसा, है ना, पूछताछ करो और खत्म करो। ठीक है, ये अब प्रश्न नंबर 4 है, गालवान में दो कलाम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तो ये किससे संबंधित है? गालवान और दो कलाम, ये चाइना को एक तरह का वो रहता है। देखो, चाइना परेशान है, गालवान अरुणाचल प्रदेश में है और डोकलाम जो एरिया है ये सिक्किम, भूटान और सिक्किम के बीच में है। और ये तुमने सुना भी होगा, यहाँ पे हमारी आर्मी और चाइना की आर्मी वहाँ पे स्टैंड ऑफ रहता था। ठीक है, वो भी उधर से नहीं हटते थे, हमारी आर्मी भी वहां से नहीं हटी। ठीक है, तो इसका क्या है? ये भारत चीन विवाद है। अब चाइना का क्या है? चाइना का मेन मोटिव तो है, चाइना दिखाता है अपने आप को एथिकल, और ये कहता है कि जो गालवान है और डोकलाम है ये तिब्बत की जो 5 फिंगर है उनकी 2 फिंगर में से एक है। 3 फिंगर उनके पास है जो उन्होंने अक्सई चीन वो कर लिया है अपना। अक्सई चीन मैंने तुम्हें शायद बताया था कहाँ पर है, ये अक्सई चीन तो उन्होंने वो कर रखा है जब्त। ठीक है, और अगर यहां से हम बात करें तो ये यहाँ पर दो कलाम एरिया, ठीक है, भूटान और सिक्किम के बीच में यहाँ। अब इसे इंडिया भी इसको कहता है कि ये हमारा है, आप छोड़ दो, और चाइना भी कहता है। तो फिर इसे डोकलाम पे स्टैंड ऑफ हटाया था अजीत डोवाल, हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। तो अजीत डोवाल ने फिर यहाँ पे बायलैटरल जो टॉक हुई, बातें हुई, और फिर हमारी दोनों की आर्मी थोड़ी थोड़ी हटा दी वहां से। ठीक है, तो चीन का गालवान और डोकलाम में एक तरह का क्लेम है, ये कहता है कि जो तिब्बत है, यहाँ पे बेटा एक प्लेटू है दैट इज तिब्बत। तो ये तिब्बत को ये कहता है कि तिब्बत की जो 5 फिंगर है, ये 1 फिंगर तो इधर है, ठीक है, और दूसरी फिंगर इधर है, तीसरी इधर है। तो ये कहता है कि जो 2 फिंगर है वो इधर है, गालवान में और डोकलाम में, इसलिए इसको क्लेम करता है। बट इस रियलिटी इज नॉट दैट। तुम लोग पता है एक थ्योरी है हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी, तुम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी है अभी? हर्ष वो अगर हार्ट, ये आएगा तुम्हारे जियो पॉलिटिक्स, एक सब्जेक्ट होगा तुम्हारे, उसमें आएगा ये जियो पॉलिटिक्स में, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी। तो हार्टलैंड की थ्योरी क्या कहती है? देखो, जब मैं वर्ल्ड मैप अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में तो तुमको लोग एक बार बता दूंगी। हार्टलैंड जो है वो रशिया, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो इस थ्योरी ने ये कहा था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले
कि जो भी हार्टलैंड पे रूल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा, ठीक है। अब इस थ्योरी को चाइना ने बहुत सीरियस ले लिया, है तो थ्योरी। तो यही कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इसी कारण की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो चाइना ने इस बात को सीरियस ले लिया और अब चाइना चाहता है कि ये भी हमारा हो कश्मीर, क्योंकि कश्मीर बेटा ऐसी पोजीशन है कश्मीर की, दैट इज वो सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट दिखता है, कि उससे टच है अफगानिस्तान, फिर कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया है। तो हमारे कश्मीर में इसलिए सबसे ज्यादा अनरेस्ट रहता है क्योंकि चाइना हमेशा यहाँ पे चाहता है कि ये हमारा हो जाए। अब चाइना यहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी लेके जाएगा, पाकिस्तान इसका, फिर अफगानिस्तान इसका, तो ऐसे करके ये पूरे हार्टलैंड को कब्जे में करना चाहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी चाइना अभी दिखाता ये है कि हमें बस इतना चाहिए, इसे इतना नहीं चाहिए, इसे ये पूरा चाहिए। और मेन कल्प्रेट इसमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ कठपुतली है चाइना के हाथों की, ठीक है, सिर्फ वो पपेट है, जैसा चाइना चाह रहा है वो कर रहा है। पाकिस्तान मेन थ्रेट हमारे लिए है ही नहीं, ये तो चाइना है। अगर ये यहाँ से इसकी हेल्प ही बंद कर देगा तो हमारे लिए ये कोई खतरा है ही नहीं। ये चाहता है कि ये इसमें हमेशा अनरेस्ट रहे यहाँ से, और कश्मीर में हमेशा ये चीजें बनी रहे, क्योंकि जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चाइना को हुई थी, इसलिए एलएसी में अब ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो गालवान और डोकलाम एरिया है ये भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो अक्सई चीन वाला एरिया और यहाँ का दिपसंग वाला एरिया है ये भी हमारा इसका विवाद के साथ जुड़ा हुआ है। तो हार्टलैंड और रिमलैंड तुम्हारे पॉलिटिक्स में जियो पॉलिटिक्स करके एक सब्जेक्ट होगा, उसमें होगा ये थ्योरी। और रिमलैंड क्या है? फिर रिमलैंड कहता है कि जो जितना जो सी है उस पर वो राज करेगा, वो वर्ल्ड पर राज करेगा। उस वजह से फिर यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस सी में बढ़ाना स्टार्ट किया और चाइना ने भी साउथ चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये है, याद रखना गालवान और डोकलाम। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन किसके बीच तय हुआ? तो ये भारत और यूएस से। अभी ना भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है कौन है? नहीं, डिफेंस नहीं है वो, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। तो हाँ, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, और यूएसए के जो डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर है वो है लयॉर्ड ऑस्टिन। सेक्रेटरी, वो मिनिस्टर नहीं है, सेक्रेटरी होते हैं वहां पे, मिनिस्टर नहीं होते, मतलब होते हैं बट वो सेक्रेटरी। तो ये भारत और यूएसए के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन उन्होंने वहां कल जाके ये समझौता उनके बीच तय हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ये है फतेह बिरोल। तो फतेह बिरोल ने इसका इंटरनेशनल एजेंसी IEA, इससे क्या संबंध है? तो जो ओपेक कंट्री ने अपने ऑयल आउटपुट को रिड्यूस करने की जो बात कही है, तो फतेह जो है IEA के चेयरपर्सन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन्होंने कहा है कि इससे पूरे विश्व पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर ऑयल आउटपुट ओपेक कंट्रीज ने कम किया, ठीक है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन किस राज्य ने चलाया? तो ये केरल राज्य में चलाया बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये भी याद रखना बेटा कि अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था ना, सेलिब्रेट हमने कब किया था? 5 जून या 5 जून, ठीक है। तो इसमें जो इस बार यूएनईपी ने वो रखा है थीम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो थीम रखा है वो क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करो, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नहीं सबको प्रॉब्लम पहुंचा रहा है। पर्यावरण के लिए हानि बन चुका लेंटाना पौधा किस प्रकृति का है? इनवेजिव। लेंटाना तुमने देखा है कभी? खेत है, आसपास खेत है, एक फ्लॉर होता है और उसमें ना ऐसे देखो, उसमें जो फ्लावर आते हैं ऐसे आते हैं जैसे गेंदा, और बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ, कुछ व्हाइट कलर के और कुछ में येलो भी होता है लेंटाना। अब ये ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ जहां पे भी तुम लेंटाना को देखोगे ना, वो एक पौधा नहीं होगा, लेंटाना पूरा उस जगह में घेरा हुआ रखता रहे। जैसे कि तुम यहाँ से रेलवे रोड से ही आ गए, अब तो पता नहीं शायद काट दिया हो,
लेकिन जब हम जाते थे तो उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जस्ट इधर जब हम क्रॉस करते हैं रेलवे का ब्रिज, वहां पे लेंटाना हो रखा था बहुत सारा, और वो सारा लेंटाना ही था उधर। ठीक है, तो जो लेंटाना है ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जहां पे ये उग जाता है ये और पौधों को उगने नहीं देता, और जब ये और पौधों को उगने नहीं देगा तो जो ज्यादा जरूरी है, ये तो झाड़ी है, हमें क्या चाहिए, ट्री, तो ट्रीज को या अदर जो बेनिफिशियल पौधे हैं उनको उगने नहीं देता। तो ये एक तरह की इन्वेजिव स्पीशीज है, आक्रामक पौधा है ना, इन्वेजिव स्पीशीज है। तो ये लेंटाना याद रखना। शानान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? देखो, शानान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, शानान, ये मंडी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब इसको पंजाब, इसने पंजाब को लीज पे दिया हुआ था, लीज पे मतलब कि चलाने के लिए। बट अब पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये विवाद हो गया कि पंजाब चाहता है कि ये परमानेंट हमारा है, और पंजाब क्लेम कर रहा है कि परमानेंट हमारा है, क्योंकि प्रोवेंसी किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि नहीं, हमने तो तुम्हें लीज पे दिया था, तुम्हारा नहीं है। तो ये उन दोनों में विवाद चल रहा है। तो अब पंजाब ने कहा है कि वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हम लीगल एक्शन लेंगे और ये अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि लीज पे ले रखा है। अब देखो, किसी ने इतने टाइम से लीज पे कोई चीज ले रखी है तब भी वो उसकी नहीं हो जाएगी। तो देखते हैं कौन जीतता है ना। इंडियन ओपिनियन अखबार हाल ही में इसने 120 वर्ष पूरे किए हैं। ये किसने लॉन्च किया था? ये शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने 1903 में। और ये जो शानान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 1932 से चलन में, और इंडियन ओपिनियन अखबार 1903 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और इसे इस साल 120 वर्ष पूरे हो।